हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ऑफिस की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए निकाली गई है। वो जो सर्किल है फ्रेंड्स यहाँ पर वो है आपकी राजस्थान सर्किल की वैकेंसी, जिसमें फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3262 पदों के लिए यहाँ पर आपसे पोस्ट इनवाइट की गई है। तो इसकी जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर आपको आई सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा जिसमें फ्रेंड्स इसके अप्लाई ऑनलाइन का वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया है, आप करना चाहते हैं, प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बात करते हैं इसके सबसे पहले जो जीडीएस की पोस्ट है इसके बारे में। तो डाक सेवक की जो ये जॉब प्रोफाइल है इसमें आपको क्या क्या करना होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पहले ही पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा जो कि डाक सेवक की जॉब प्रोफाइल है। इसमें फ्रेंड्स आपको स्टाम्प से रिलेटेड, स्टेशनरी या फिर मेल को डिलीवर करना, उससे रिलेटेड आपको यहाँ काम करने होते हैं, या फिर ऐसी ड्यूटीज जो कि फ्रेंड्स पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर आपको असाइन करता है वो आपको इसमें करना होगा। इसमें फ्रेंड्स आपके टीआरसीए भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जो सैलरी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या सैलरी आपको मिलती है। और इसके अलावा ये जो जॉब प्रोफाइल है इसको आप चेक कर सकते हैं। मेनली जो मेन काम है वो आपके यहाँ पर डाक विभाग में स्टाम्प, स्टेशनरी और आपके जो भी मेल डिलीवरी से रिलेटेड वर्क है वो आपको इसमें करने होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एज लिमिट की बात, क्योंकि इस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे 18 से 40 साल का आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। और ये जो एज है ये आपको काउंट करनी है 22/6/2020 को। मतलब आपकी जो एज है 18 साल मिनिमम हो जानी चाहिए 22/6/2020 तक, और मैक्सिमम 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए 22/6/2020 तक। अब जो ये क्राइटेरिया है ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप ओबीसी, SC ST हैं तो आपको अपर एज में जो कि 40 साल का है इसमें आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का है जिसमें आप 43 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 ही रहेगी। इसके बाद यहाँ पर है जो मेन पॉइंट वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जिसके लिए फ्रेंड्स ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं कि कौन कौन इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि 10th क्लास पास होना आपका ज़रूरी है। अगर आप 10th क्लास पास आउट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 10 के जो मार्क्स हैं आपके वो भी आपको इस फॉर्म में फिल करने होते हैं। तो ये अगर आप फिल नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म ही फिल नहीं होता है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है पासिंग मार्क्स इन, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश, इनमें फ्रेंड्स आपके कम से कम पासिंग मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। मतलब 10 क्लास पास के साथ साथ आपके पास इन 3 सब्जेक्ट्स में कम से कम पासिंग मार्क्स भी होने चाहिए। अब यहाँ बात आती है निकलकर लोकल लैंग्वेज की। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये यहाँ पर सर्किल वाइज वैकेंसी निकलती है, स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है, तो हर स्टेट की ज़्यादातर अपनी लोकल लैंग्वेज होती है। और वो लोकल लैंग्वेज जो है वो आपने 10th क्लास में पढ़ी है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे MP की वैकेंसी है, उत्तराखंड की वैकेंसी है, या फिर हरियाणा की वैकेंसी है, या फिर ये वाली जो राजस्थान की वैकेंसी है, इसमें जो उनकी लोकल लैंग्वेज है स्टेट की वो हिंदी है। तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपने अगर 10th में पढ़ा है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। जैसे गुजरात में फ्रेंड्स गुजराती होती है आपकी लोकल लैंग्वेज, तो वहाँ पर गुजराती ज़रूरी होती है। महाराष्ट्र में मराठी है, उड़ीसा या उनमें आपकी कन्नड़, तेलुगु जो भी लैंग्वेज आपकी है उनमें जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आपके पास कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल हो पाएंगे और तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये समरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसके बाद यहाँ पर है लोकल लैंग्वेज की नॉलेज। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था वही डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलती है कि 10th स्टैंडर्ड में आपने जो लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट की वो आपने पढ़ी हो। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो भी आपको शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बताया गया है वो आपको फॉलो करना होगा। अब लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको कहाँ से मिल सकती है, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, या MP की इतनी है, महाराष्ट्र की आपकी मराठी है। बाकी की नॉलेज आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा या नोटिफिकेशन में जाना होगा, और वहां पर फ्रेंड्स आप इसकी लोकल लैंग्वेज की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स जब आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पर आते हैं तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेम्स ऑफ सर्किल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट
या यूटी जो कि इस सर्कल में आपको दी गई है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सर्कल का नाम दिया गया है वो है आंध्र प्रदेश का। अब यहाँ आंध्र प्रदेश में कौन कौन से स्टेट या यूटी आते हैं, तो आंध्र प्रदेश एंड यमन इसके अंदर आएगा और लोकल लैंग्वेज आपकी तेलुगु है। ऐसे ही आसाम में कौन कौन से आपके यहाँ पर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज आती हैं, उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है। बिहार में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में आपकी हिंदी ही है, गुजरात में गुजराती है, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी है, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू एंड हिंदी दोनों ही है, झारखंड कर्नाटका में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हिंदी, कन्नड़, मलयालम, ये सभी लैंग्वेजेस हैं। तो आपने जो ये लैंग्वेजेस की लिस्ट आपको दी गई है, इस लैंग्वेज को आपने एज ए सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो ही आप एप्लीकेबल हैं उस सर्किल में अप्लाई करने के लिए। अब आप मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया है राजस्थान का और आप एमपी के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज दोनों की सेम है और लोकल लैंग्वेज जहां जहां सेम है आप उन सर्किल में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर एक थोड़ा सा एक पॉइंट होता है 20 पोस्ट का, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे थोड़ी सी ही देर में। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अभी बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि कंप्यूटर ट्रेनिंग आपकी ज़रूरी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और इसका कोई भी फ़र्क आपके रिजल्ट पर या मेरिट पर नहीं पड़ेगा, पर ये आपके पास होना चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए कंप्यूटर की जानकारी आपको है या नहीं है, इसके लिए आपसे ये मांगा जाता है। अब ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आप इसको बनवा सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो बेसिक जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी नहीं है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में, तो वो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और उस ऑप्शन को अपलोड आप नहीं करेंगे। पर मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है, आप दे सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पर फ्रेंड्स आप जब ज्वाइनिंग करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, तब आपको ये डीवी में शो करना होगा, जो कि आपका बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। इसलिए नेसेसरी है कि आपके पास ये होना चाहिए। चाहे अभी नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप किसी से बनवाना चाहें, आप बनवा सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप डीवी में दे सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। और ये फ्रेंड्स क्राइटेरिया में थोड़ी सी रिलैक्सेशन या छूट आपको तब मिलेगी अगर आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, मान लीजिए 10th में, 12th में, या इसके अलावा कोई भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने की है जिसमें फ्रेंड्स कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपका होता है, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी सेपरेट सर्टिफिकेट शो करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये दो क्राइटेरियाज हो गए, या तो आपने 10th, 12th या कोई भी अदर हायर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर पढ़ा है, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको नहीं है, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, डीवी में शो कर सकते हैं। पर अगर आपने नहीं पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को, तो आपको ये शो करना होगा डीवी में। बाकी फॉर्म आप यहाँ फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा दो ऑप्शंस यहाँ पर है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग के, एक है आपके सिक्योरिटी मनी का। तो सबसे पहले साइकिलिंग की बात करते हैं कि शॉर्ट में है कि साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना या मोटरसाइकिल चलाना, जो भी नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जीडीएस में आपको मेल की डिलीवरी भी करनी होगी, इसलिए आपको ये नॉलेज आपसे मांगी जाती है और आप यस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन है, जिसमें फ्रेंड्स ज़्यादातर वो पता ही नहीं होता है कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करानी होती है। और जो ये सिक्योरिटी मनी है वो आप जमा कराएंगे, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है जमा कराने का। ये नहीं है कि आप कल ज्वाइनिंग करेंगे और कल की कल में आपको जमा करानी है, आपको टाइम मिल दिया जाएगा, उसमें आपको ये जमा करानी होगी। और ये आपके रिफंडेबल होते हैं, मतलब आपको मिल जाती है जब भी आप इस वैकेंसी को छोड़ते हैं। या फिर फ्रेंड्स एक नॉर्मल टाइम होता है 3 साल या 5 साल, उसके बाद भी आपको ये वापस कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वापस नहीं मिलेगी, सिर्फ सिक्योरिटी मनी है कि आप इस जॉब को नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ पर इस जानकारी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अब हम इसके अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ऑनलाइन फीस देनी होगी। अब ऑनलाइन फीस आप कौन सी कितने रुपए की देंगे, तो 100 रुपये फीस आपको यहाँ देनी होती है। और जो ये फीस है सिर्फ जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट या ट्रांसजेंडर मैन आप यहाँ पर देंगे। तो सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको ही 100 रुपये फीस यहाँ पर देनी है। इसके अलावा कोई भी फीमेल कैंडिडेट जो भी किसी भी कैटेगरी की हो, या फिर एससी या एसटी कैंडिडेट, या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, निःशुल्क करना है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है और सीधे ही अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है। बाकी जिनकी फीस लगती है उनको 3 स्टेप है फॉर्म कंप्लीट करना
करना होता है रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट प्लस में अप्लाई ऑनलाइन, तो ये आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद है ऑप्शन फॉर अप्लाइंग ऑन जीडीएस पोस्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो एक सर्किल का अभी वैकेंसी निकली है टोटल सर्किल्स में, जो अलग अलग सर्किल में वैकेंसी यहाँ जारी है जीडीएस की, तो इसमें फ्रेंड्स आपको टोटल 20 पोस्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप रजिस्टर करके अप्लाई करते हैं आपको 20 पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम एक फॉर्म में आप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 20 पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप मल्टीपल सर्किल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 20 पोस्ट कंप्लीट कर लिया है तो फ्रेंड्स फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आप चाहें तो दूसरा रजिस्ट्रेशन करने के ट्राई कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। बाकी रजिस्ट्रेशन मल्टीपल आपको नहीं करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको 20 पोस्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके बाद है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो फ्रेंड्स मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, मतलब 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो आपके नंबर्स हैं उसके बेसिस पे आपका यहाँ मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर के कोई भी मार्क्स यहाँ पर आपके नहीं बनते हैं, तो सिर्फ 10th की मार्कशीट के जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स हैं वो ही यहाँ पर आपके काउंट किए जाएंगे और उसके बेसिस पे ही आपकी परसेंटेज यहाँ बनेगी। और अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी परसेंटेज निकालिए और उसको ही फिल आप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी कैटेगरी वाइज या फिर आपके यहाँ पर जेंडर वाइज आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी बनती है और उसकी जानकारी जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो रिजल्ट है वो 2 से 3 महीना लगता है कम से कम आने में, तो इसलिए आपको वेट करना होगा और रिजल्ट आने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होगी वैसे ही आपको आगे की डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके पोस्ट वाइज डिटेल। तो ईडब्ल्यूएस के लिए, आपके ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी की जो भी कैटेगरीज हैं ए बी सी एंड डी एंड ई, साथ में एससी एसटी जनरल की कितनी वैकेंसीज हैं आपको कैटेगरी वाइज मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ दी गई है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपके पोस्ट ऑफिस है या फिर पीओ बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखिए वैकेंसी दी गई है। तो कितनी कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी की है वो सभी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। अप्लाई करने से पहले जो ये एनेक्सर 1 है इसको आप ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि राजस्थान सर्किल के ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सभी डिटेल बता दी है राजस्थान जो ग्रामीण डाक सेवक है जीडीएस की वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। अप्लाई ऑनलाइन का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।